नमस्कार, अर्थनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया सिंह। भारत का किसान आज भी मौसम के आगे बेबस है। हालांकि इस बेचारगी से बचाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की, लेकिन उसके परिणाम संतोषजनक नहीं निकले। लिहाजा बीते बुधवार कैबिनेट ने इस योजना में कुछ अहम सुधारों का ऐलान किया, जिनके मुताबिक अब किसानों के लिए इस योजना को स्वैच्छिक बना दिया जाएगा। बीमा कंपनियों के लिए बिजनेस की सीमा 3 साल तय कर दी गई है। फिलहाल ये सीमा 1 से 3 साल तक है। प्रीमियम सब्सिडी में उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए केंद्र के हिस्से को बढ़ाकर 90% कर दिया गया है। फिलहाल ये 50% है। बाकी के राज्यों में केंद्र द्वारा दिए जाने वाले प्रीमियम की राशि असिंचित क्षेत्रों में 30% और सिंचित क्षेत्रों में 25% होगी। ये बदलाव 2020 के खरीफ सीजन से लागू होंगे। इन बदलावों से किसानों को कैसे लाभ पहुंचेगा और क्या बीमा कंपनियों की फसल बीमा को लेकर गंभीरता बढ़ेगी? कुछ ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे आज की अर्थनीति में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुए बदलावों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 खास मेहमान। डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ हैं, और साथ ही में हैं प्रेम एस वशिष्ठ, जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर में डायरेक्टर रह चुके हैं। शुरुआत करेंगे हम सीईओ साहब से, क्योंकि वो खुद मौजूद हैं, तो जो भी कन्फ्यूजन्स अब तक की हैं वो हम क्लियर अगर करना चाहें। जो बदलाव किए गए हैं, चाहे वो सेंट्रल सब्सिडी लिमिट को लेकर हो या वॉलंटरी अब बीमा को लेकर हो, किन चुनौतियों की वजह से ये किए गए, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? अगर मैं स्कीम का स्वैच्छिक करने की बात करूं, ये स्कीम शुरू से 1999 से जो स्कीम चल रही है भारत में, उसमें जो आपके ऋणी किसान हैं उनके लिए ये कंपलसरी है, और जो अगैर ऋणी किसान हैं उनके लिए स्वैच्छिक है। तो बड़ी समय से एक किसान संगठनों की मांग रही है कि इसको स्वैच्छिक किया है सब किसानों के लिए। किसान को ये फ्रीडम हो कि वो डिसाइड कर सके कि मुझे बीमा लेना है या नहीं। और अगर आप देखें कि जब हमने स्कीम आरंभ की थी फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तब जितने भी किसान बीमित होते थे उसमें 5% गैर ऋणी थे जो स्वैच्छिक जुड़ते थे, और 95% कंपल्सरी तौर पे जुड़ते थे। अब ये जो परसेंटेज है 42% हो गया है जो स्वैच्छिक जुड़ते हैं, वॉलंटरी फार्मर जो हैं, जो गैर ऋणी किसान हैं, और 58% जो हैं ऋणी किसान हैं जो बैंक से लोन लेते हैं। तो एक काफ़ी हद तक अवेयरनेस आई है, बहुत से किसान इससे स्वैच्छिक रूप से जुड़ रहे हैं और उनकी मांग रही है। उसकी मांग को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि उन सबको एक फ्रीडम दी जाए किसानों को कि वो खुद निर्णय ले सकें कि उनको जुड़ना है या नहीं। जी, विपक्ष इस पर कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब कम लोग लेंगे तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो फिर ऐसे किसान के ऊपर बोझ बढ़ेगा। ये बात तो सही है कि जब किसान जो जिस इलाके में नुकसान नहीं होता, किसानों को लगता है, जैसे मैंने बताया मांग रही है किसानों की, किसान संगठनों की, उन जगहों से किसान हटेंगे योजना से, उनको लगता है कि ज़रूरत नहीं है और एक समय के साथ जुड़ना शुरू होंगे। पहले तो कुछ नंबर गिरेगा, ये बात सही है, और हो सकता है कि इसकी वजह से थोड़ा प्रीमियम रेट भी बढ़ जाए। लेकिन जैसा कि आपको विदित है कि जो किसान को जो अपना प्रीमियम देना है वो 1.5% देना है रबी में, जो बीमित राशि का, 2% खरीफ में, और अधिकतम 5% बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए देना है। वो जो उसका परिमाण है, जो परसेंटेज, चेंज नहीं किया जा रहा है, उस पर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। पर प्रीमियम का रेट जो भी आए, भारत सरकार और राज्य सरकारें वहन करेंगी उसको। किसान पे किसी तरह का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। जो पुरानी जो बीमित राशि की जो उसको देना है परसेंटेज, वो सेम रहेगी, किसान पर कोई बोझ एक्स्ट्रा नहीं पड़ने वाला है। कृषि उत्पादन में जो भी जोखिम प्रबंधन होगा, उस पर किस तरह का असर आप देखेंगे इन चेंजेस के बाद? देखिए, कुछ फंडामेंटल इश्यूज जो पहले रहे हैं वो ये रहे हैं कि किसान को समय से कॉम्पेंसेशन मिलता है कि नहीं, क्या उस कॉम्पेंसेशन का जो आधार है उसका कोई साइंटिफिक बेसिस ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, ये कुछ फंडामेंटल इश्यूज रहे। और दूसरे ये था कि जहाँ पे हाई रिस्क एरियाज़ हैं वहाँ पे जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज थी वो कॉम्पेंसेशन रेट डिसाइड करने में डिले कर देते थे, और जो लोनी फार्मर्स थे उनके अकाउंट से प्रीमियम कटता जाता था, तो उससे एक थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन था। तो अगर बेसिक बात करें तो वो ये है कि क्या कॉम्पेंसेशन का आधार उतना क्विक और साइंटिफिक था कि नहीं। उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव ये किया गया है कि जिसको वो कहते हैं SST, स्मार्ट सैम्पलिंग टेक्निक। लगेगा कि आपको क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा वेट करने की आवश्यकता नहीं होगी, और ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसमें आप कहते हैं कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ
यूनिट्स, सैंपल यूनिट्स कितने लेने हैं वो अप्लाई होगा। दूसरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, ड्रोन्स की सहायता लेंगे और सैटेलाइट इमेजनरी से करेंगे। तो ये अगर मैं कहूँ कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स प्लस सैटेलाइट टेक्निक प्लस ड्रोन्स, ये सारा मिला के उसको काफ़ी फास्ट करेगा प्रक्रिया को। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। अब बेसिक बात इम्प्लीमेंटेशन में आएगी, कितना उसको हम फास्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक तो ये जिसमें डिससेटिस्फैक्शन वाली बात थी, एक ये तो इन्होंने बड़े मोटे तरीके से गवर्नमेंट ने कवर की है। दूसरा सवाल उठता है कि ट्रांसपेरेंसी कितनी आएगी। तो इसमें वो सारा ट्रांसपेरेंसी भी काफ़ी आएगी, क्योंकि सारा साइंटिफिक मेथड होगा और फास्ट होगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो पहले रहा है कि राज्य सरकारें उस पैसे देने में देर करती थी और वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक एरियर की तरह इकट्ठा हो जाता था। बिल्कुल। और राज्य सरकार अपना शेयर नहीं देंगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना शेयर, उनका भी वो डिले होता है। तो ये एक प्रक्रिया बड़ी जी, थोड़ा कई सारे परेशान पॉइंट्स करने आपने वाली। उठाए हैं, एक एक करके अगर हम उनको क्लियर करें तो सबसे पहले तो ये कि एक ट्रस्ट डेफिसिट सा बन गया था। किसान सोचता था कि मैंने क्योंकि लोन ले लिया है तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रीमियम कट जाता है, मुझसे पूछा तक नहीं जाता। तो और उनको ये भी लगता था कि इंश्योरेंस कंपनीज ज़्यादा पैसा बना लेती हैं और हमें अपना कंपनसेशन नहीं मिल पाता। अगर हम पहले ट्रस्ट डेफिसिट की बात करें और फिर बाद में कि करेक्ट या इनकरेक्ट देखा जा रहा है कि कितना उनको नुकसान हुआ है, वो सेकेंडली हम करेंगे अगर हम पहले उसकी बात करें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, बड़ी अच्छी बातें बताई इन्होंने। तो बात की जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा मुश्किल जो है, किसान को समय से उसके नुकसान का भुगतान ना होना, क्लेम का, और उसका पारदर्शी तरीके से उसका आकलन ना होना, ये बड़ी बातें उन्होंने की। जो कॉस्ट कटिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं, अब क्या वो बदले जाएंगे? और जो क्रॉप कटिंग, और ये भी कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसमें किया जाए। जी, मैं तीनों बातों को बताता हूँ आपको। कि जैसा बताया कि अब बड़े 3 कारण हैं कि क्यों भुगतान समय से किसान को क्लेम का नहीं होता है। ऐसा एक बड़ी बात, सबसे बड़ा कारण है कि राज्य सरकारों का जो राज्यांश है प्रीमियम सब्सिडी का, वो समय से ना आना। बीमा कंपनी जब उसको राज्यांश मिल जाए तभी वो बाध्य है सब क्लेम देने के लिए। एक बड़ा कारण ये रहा है। दूसरा कारण रहा है कि जो आपके जो फसल कटाई प्रयोग हैं, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स, उनके आंकड़े समय से कंपनी को न देना राज्य सरकार द्वारा। और तीसरा, उसमें गड़बड़ होना, उसमें मैनिपुलेशन होना, उसमें पारदर्शिता न होना, जो डॉक्टर साहब ने बताया, उसकी वजह से एक डिस्प्यूट का रेज होना और क्लेम का पेमेंट में देरी होना। अब इन तीनों को हमने इस बार जो हमने स्कीम में बदलाव लाया है उसमें टैकल किया है। अच्छा। पहला कि राज्य सरकारों के ऊपर हमने गाइडलाइन में बदलाव किया था अक्टूबर 2018 में। उस समय हमने कहा था कि राज्य सरकारों पे हम एक पीनल इंटरेस्ट लगाएंगे। पीनल इंटरेस्ट, पेनल्टी तब लगेगी जब वो पहले भुगतान कर दे, तब तो पेनल्टी लगाएं कि डिसाइड करें कितनी पेनल्टी है। अब कई ऐसी सरकारें, कई राज्य बहुत ज़्यादा डिले हो गया उनका पेमेंट, करीब 1.5-2 साल से किसान वेट कर रहे हैं क्लेम का। तो हमने ऐसे गाइडलाइन में ऐसा प्रस्ताव किया इस बार, ऐसा प्रावधान है इस बार बदलाव में कि आपने अगर एक कट ऑफ डेट तक प्रीमियम सब्सिडी नहीं दी तो आप अगले साल उस स्कीम को नहीं चला सकते। ये राज्य सरकार कुछ तो नकेल कस दिया कि टाइम से किसान वेट कर रहा है, उसको ये चिंता नहीं, उसको ये पता नहीं किसने बीमा राशि दी नहीं दी आपकी सब्सिडी की, या आपका सीसी डेटा आया नहीं आया। एक तो हमने ये किया। सीसी डेटा देने में देरी को भी हमने टैकल किया है। जो क्रॉप कटिंग आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें कट ऑफ डेट हमने रखी है। आपको पता होगा कि हम स्मार्टफोन ऐप से क्रॉप कटिंग का एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्डिंग करते हैं और डेटा लेते हैं। वो डेटा हमारे पोर्टल पे रियल टाइम बेसिस पे एकदम हाथ के हाथ आ जाता है हमारे पोर्टल के ऊपर। लेकिन राज्य सरकारें क्या करती हैं, उस डेटा का कंपाइलेशन करती हैं, गांव से ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट से स्टेट। उसमें कई राज्य 6, 8, 10, 12 महीने की देरी भी कर देते हैं डेटा देने में। किसान रुका हुआ है, जब किस कंपनी को आंकड़े मिलेंगे तब वो कितना क्लेम है उसका आकलन करेगी। तो हमने एक नियम कर दिया है कि कट ऑफ डेट तक अगर आंकड़े नहीं आते हैं तो जितना भी डेटा हमारे पोर्टल पे आया हुआ उसके आधार पर हम क्लेम का कैलकुलेशन करके फाइनल कर देंगे। उसके बाद सरकार उसको बदल नहीं सकती है। तो एक समय सीमा बांधने की कोशिश की है कि राज्य सरकार इसके ऊपर आए और समय से, आइडिया ये है कि समय से किसान को भुगतान हो। जो हमारे जो प्रावधान है, गाइडलाइन, जो दिशा निर्देश हैं, उसमें फसल कटाई खत्म होने की 1 महीने के अंदर आंकड़े आपको कंपनी को देने हैं और उसके 1 महीने के अंदर कंपनी को भुगतान करना है किसान का। उस देरी को कम करने के लिए हमने एक प्रोविजन हम लेके आए हैं। पारदर्शिता की बात की, टेक्नोलॉजी की, तो जितने भी बदलाव हैं सबसे बड़ा बदलाव टेक्नोलॉजी के ऊपर ही है। कि अभी मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छी स्कीम है।
एक प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी पे रन कर रही है जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस और मैनिपुलेशन के चांसेस हैं, जिसके की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या हम टेक्नोलॉजी में माइग्रेट कर सकते हैं? आज की तारीख में हम फसल कटाई प्रयोग का जो खेत है उसका आकलन एक रैंडम टेबल के हिसाब से निकालते हैं, डॉक्टर साहब जानते हैं। उसको हमने बदलने की कोशिश की है। स्मार्ट सैम्पलिंग, हम सैटेलाइट के आधार पर देखें, मान लीजिए 1000 हेक्टेयर की ज़मीन है, उसमें 800 हेक्टेयर ज़मीन में फसल अच्छी दिख रही है, 100 हेक्टेयर में ठीक बीच मध्यम है और 100 हेक्टेयर में ख़राब है, तो हम 80% एक्सपेरिमेंट अच्छे एरिया से करें, 10% एक्सपेरिमेंट मिडिल एरिया में जो मध्यम एरिया से करें, 10% एक्सपेरिमेंट खराब एरिया से करें, इससे कि अच्छा अनुपात निकल के आए और जो सही आकलन हो कितना नुकसान हुआ है। ना कि एक रैंडम टेबल से करें कि सारों 6 प्लॉट खराब एरिया से निकल आए या 6 प्लॉट 8 प्लॉट अच्छे एरिया से निकल आए, तो एक बड़ा डिससेटिस्फैक्शन स्टेक होल्डर्स के बीच में आता है, उसको दूर करने की कोशिश की है। तो जिस तरह से बता रहे हैं भूटानी साहब, जो इनकरेक्ट लॉस एस्टिमेशन है जिसको लेकर किसान उदासीन रहते हैं, क्या ये शिकायत आपको लगता है दूर होगी फिर अब? नहीं, ये तो काफ़ी हद तक टैकल हो जाएगा सिचुएशन, क्योंकि ये सारा साइंटिफिक है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, तो स्पीड भी उसकी फास्ट होगी और पारदर्शिता भी उसमें होगी। एनीबडी कैन चेक कि सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या था क्या नहीं है, सब एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं जी। तो ये तो मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा कदम है जी। एक्चुअली। स्टेट्स का आपने बताया कि टाइम से पेमेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज यहाँ पर आ रहे हैं और लोग किसानों को अपना रिम्बर्समेंट भी टाइम से मिल नहीं पाता। वो लिक्विडिटी लाने के लिए क्या कोई और भी हल हो सकता है? स्टेट्स पर नकेल कसने की कोई और तरीके हैं? क्योंकि अगर स्टेट्स ने बैकआउट करना शुरू कर दिया, जैसे कि अगर हम देखें वेस्ट बंगाल की कोई और स्कीम है, बिहार की कोई और स्कीम है, वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज होती ही नहीं है, तो इसके लिए कोई सिचुएशन है क्या? देखिए, बिहार और वेस्ट बंगाल के स्कीम से अलग होने के कारण बिल्कुल अलग हैं। वेस्ट बंगाल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ही चला रहा है, जो एग्जैक्टली सेम स्कीम, कंपनियां ही हैं, बिडिंग होती है, लेकिन उसमें भारत सरकार से अलग होने की वजह से उनको भारत सरकार का राज्यांश का केंद्रांश नहीं मिलता, पूरा अंश राज्य सरकार ही देती है प्रीमियम सब्सिडी का। अच्छा। एक ही स्कीम चल रही है राज्य में। बिहार में उन्हें राज्य सहायता योजना लेके आए हैं, केवल 2 हेक्टेयर तक का बेनिफिट देते हैं किसान को, जबकि फसल बीमा में पूरा जितना भी आपका अगर 100 हेक्टेयर ज़मीन भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और उन्होंने ऐसा किया है कि एक लिमिट बांध दी है, क्रॉप न्यूट्रल है, कि अगर 20% नुकसान होता है तो तक नुकसान होता है तो 7,500 रुपये पर हेक्टेयर, उसके ऊपर है 10,000 पर हेक्टेयर। क्रॉप न्यूट्रल एक अमाउंट पे करते हैं। एक उनका अलग मॉडल है, उनको लगता है कि हमारे इतना नुकसान नहीं होता है, कम नुकसान होता है, उनका अपनी अपनी सोच है। अब बिहार में ये फसल बीमा के पहले भी काफ़ी स्कीम NAIS चलती है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना चलती रही है, काफ़ी नुकसान भी हुआ, उसमें काफ़ी भुगतान भी क्लेम का हुआ। अभी मेरे को अभी थोड़ा समय लगेगा उस राज्य की स्कीम को चलने में कि आंकलन हो सके कि स्कीम वो ठीक है या एक आपको एक्चुअल स्कीम में इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे वापस आना है, तो वो अलग अलग उसके मुद्दे रहे हैं। बट हाँ, एक बात सही है, कुछ राज्यों में उनको अपना राज्यांश देने में तकलीफ रही है, तो सरकार को इसीलिए हमने, अगर आप दिखाओगे, एक और हमने प्रावधान किया है कि 30% और 25% का जो क्लेम है, कई ऐसे ज़िले हैं और कैसे क्रॉप्स हैं उन ज़िलों में, फसलें हैं जहाँ पर साल दर साल, सीज़न दर सीज़न एक बहुत हाई प्रीमियम रेट आ रहा है। डॉक्टर साहब इस बात से सहमत होंगे, मैं आशा करता हूँ, कि एक 30, 40, 50, 60% का प्रीमियम रेट इंश्योरेंस नहीं है। अगर आप देखें, अगर 60% प्रीमियम रेट में कंपनी को दे रहा हूँ, 100 रुपये का बीमा कराता हूँ, 60 रुपये इंश्योरेंस देता हूँ, प्रीमियम देता हूँ, उस पर कंपनी का 3 से 4 से 5% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लगता होगा, 10 से 12% उसका इंश्योरेंस कॉस्ट है। ठीक है, तो मैं 75 रुपये दे के ये आशा करता हूँ कि मुझको 100 रुपये मिलेंगे, तो ये बात कहीं ठीक नहीं है। इस पर कहीं हमको वापस ज़मीन पे जाके गहरा अध्ययन करना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या वो ज़मीन उन क्रॉप्स वहाँ पर लगाने के लिए योग्य नहीं है, या और किसी तरह के मैनिपुलेशन इसके आधार पर बीमारी डेटा चढ़ा हुआ है। हमारी सोच यही थी कि हमने अपनी योजना में राज्यों को कोशिश किया कि वो बाध्य हों कि स्टडी करें क्यों ऐसा हो रहा है और क्या हम उस प्रीमियम रेट को मॉडरेट कर सकते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से, अगर फसल विविधीकरण के आधार पर, या वेदर एडवाइजरी दे सकें फार्मर को, या और कई और तरीके भी हो सकते हैं इसको ठीक करने के। इसको एग्जामिन करने की कोशिश को मोटिवेट करने के लिए और के लिए ये हम प्रावधान लेके आए हैं। कोशिश ये है, ऐसा नहीं है कि कई जगह मैंने देखा मीडिया में बात निकल के आई है कि भारत सरकार स्कीम से निकलने की कोशिश कर रही है, अपना अंशदान कम करने की कोशिश कर रही है। ऐसी कोई मंशा सरकार की नहीं है। अगर आप देखें, नॉर्थ ईस्ट में हमने 50 से 90% कर दिया है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़े। हमारी मंशा ये रही, जो असिंचित इलाके हैं उसमें 30% से ऊपर रेट साधारणतः नहीं होना चाहिए प्रीमियम का। उसी तरीके से अगर सिंचित जो हमारे जिले हैं उसमें 25% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब पूरे देश का अगर हम एक एवरेज देखें,
एवरेज करीब 13% का एवरेज पूरे कंट्री का। तो उम्मीद है कि उससे ज़्यादा रेट नहीं होना चाहिए। कुछ जिलों में कुछ क्रॉप्स में रेट हाई हैं, उसको का अध्ययन करके उसको ठीक करने की ज़रूरत है। यही मंशा से सरकार ये प्रावधान लेके यानी कि प्रीमियम को कंट्रोल किया जा सकता है। छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक नए तरह का बीमा यानी कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से किसान करवा सकते हैं बीमा, उस पर भी करेंगे चर्चा। आप देखते रहिए अर्थनीति। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुए बदलावों पर हम कर रहे हैं चर्चा और उन्हीं के सीईओ आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम भी चर्चा कर रहे हैं। साथ में प्रेम वशिष्ठ साहब हैं जो कि जानकार हैं इस सब मुद्दे के। आपसे पहले शुरू करती हूं दोबारा कि एक सवाल उठता है इंश्योरेंस कंपनीज को लेकर। जब शुरू की गई स्कीम उस समय तो बहुत ज़्यादा रिम्बर्समेंट का इशू नहीं था क्योंकि मौसम बहुत ठीक रहा, लेकिन अगले 2 सालों में हमने देखा कि कई बीमा कंपनियाँ, ऐसा ये कहा जा रहा है, ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं कि प्रॉफिट बनाकर निकल गए। अब आपने इंश्योरेंस कंपनी को 1 से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे और इस सिचुएशन को कैसे दूर करेंगे? देखिए, आपने सही बोला, मैंने मीडिया में बहुत चर्चा होती रहती कि कंपनियां पैसा बना रही हैं। मैं 2 बातें बोलना चाहूँगा। अगर हमारे जितनी 18 कंपनियां हमने सूचीबद्ध कर रखी हैं, पैनल कर रखी हैं अपने विभाग में, उसमें से 13 कंपनियां निजी हैं और 5 सरकारी कंपनियां जो बीमा कर रही हैं। जितनी पाँचों, केवल भारत में केवल 5 ही कंपनियां हैं जो ऐसा कर सकती हैं, 5 को हमने सूचीबद्ध कर रखा है। और पूरे देश में 50% तक का बिजनेस निजी कंपनी करती है, 50% सरकारी या सार्वजनिक कंपनी कर रही है। पहली बात तो ये है, जो प्राइवेट कंपनी की बात की तो मैंने वो क्लियर कर दी। दूसरा, अगर आप देखें 3 साल में 16-17 से स्कीम चालू हुई, 16 में 16-17, 17-18, 18-19, 3 साल का मिला के अगर मैं क्लेम रेशियो या क्लेम अनुपात देखूं तो अगर 100 रुपये का प्रीमियम उठाया कंपनी, सारी कंपनियों ने मिलकर पूरे भारत में 3 साल में, तो 85% रुपये से ज़्यादा का भुगतान किया है। पहली बात, 3 साल मोटा मोटी ठीक रहे हैं। कुछ इलाकों में सूखा पड़ा है, कुछ इलाकों में नुकसान हुआ है, ऐसा कोई बड़ा सूखा, व्यापक सूखा पूरे देश में नहीं पड़ा है। तो 25% मेरे हिसाब से एक अच्छा अनुपात है भुगतान का। और अगर आप विदेश में देखें और देशों में देखें तो अनुपात वहाँ 65 से 70% का अनुपात वहाँ रहता है, जिसको वो ठीक मानते हैं, जितनी भी हमारी चर्चा इंटरनेशनल फोरम पे इन लोगों से होती है। और दूसरी बात यह है कि इंश्योरेंस एक कैटास्ट्रोफिक है, इसमें नुकसान एकदम से बहुत हो जाता है। ये मोटा रिस्क नहीं है कि एक गाड़ी खराब होगी, 2 गाड़ी खराब होगी तो दिल्ली की सारी गाड़ियाँ खराब होगी। ऐसी एक सिचुएशन की आप कल्पना कीजिए। कंपनियों को री इंश्योरेंस सपोर्ट लेना पड़ता है, उसकी कॉस्ट भी 10 से 12% है। और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज जो उनके खुद के प्रशासनिक खर्चे हैं उस पर 2 से 3%। तो मैं बोलूँगा 85 से 87% का अगर आपका क्लेम रेशियो है तो कंपनी ब्रेक इवन कर रही है। पहली बात। कुछ कंपनियां इससे बाहर हो गई हैं, बात सही है। 4 कंपनियों ने बीमा करने के लिए गैप लिया, नहीं कर रही हैं। चारों कंपनियां बहुत बड़ा नुकसान खा के बाहर हो गई हैं। उनका नुकसान का अनुपात 100 से ज़्यादा है। अगर 100 रुपये उन्होंने प्रीमियम लिया, 100 से ज़्यादा भुगतान कर गई हैं। उनको री इंश्योरेंस सपोर्ट लेने में तकलीफ हो रही है, वो अपना इसको दोबारा आकलन कर रही हैं। हम उनको कह रहे हैं कि आप वापस आइए, इंश्योरेंस दोबारा करिए। अब उनको शुरू में ही जिन्होंने जहाँ पर उनको काम मिला वहाँ पर बहुत नुकसान हो गया उनको, जबकि मैंने बताया भारत में बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, फिर भी 85% तक का नुकसान का भुगतान करना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्लेम रेशियो है। और दूसरी बात यह है कि कंपनी अगर कुछ पैसे बचाएगी नहीं तो नुकसान वाले साल में कब देगा? अगर 15-16 में जैसे हमारा बहुत बड़ा सूखा पड़ा भारत में, वैसा सूखा पड़ेगा तो हमारा क्लेम रेशियो 100 के ऊपर निकल जाएगा। तो 100 पैसे बचाएगा तब देगा ना। फिर भी मैं बोलूँगा कि 85% पे वो ब्रेक इवन कर रही है, 2-3% का ही उनको की बचत हो रही होगी। तो ये कहना कि बहुत व्यापक तौर से बहुत पैसा बना रही है, गलत है। और मैंने जैसे बताया 50% तक का बिजनेस सार्वजनिक कंपनी, हमारी सरकारी कंपनियों के पास है। क्या यही वजह है कि अब आपने एक नई तरह की स्कीम शुरू की है कि अगर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब इन इलाकों में अगर ओलावृष्टि होती है तो सिर्फ इसी का बीमा करवा लिया जाए, और ऐसे ही बाकी अलग स्टेट्स में जहाँ पे ड्रॉट ज़्यादा होता है या फिर जहाँ फ्लड्स आते हैं उनको उस स्पेसिफिक बीमा करवाया जाए? देखिए, पंजाब जैसा राज्य है, कभी भी फसल बीमा से नहीं जुड़ा शुरू से आज तक। पंजाब सरकार ने फसल बीमा योजना नहीं चलाई। उनका ये कहना है कि जितना हमारा नुकसान होता है उससे कम भुगतान आप फसल बीमा में करते हैं। जो आपका एनएमडी लेवल है 90% है, पहले 10% का भुगतान आप नहीं करते हैं। हमारा नुकसान उससे कम होता है। वहाँ पर हाँ, आपका ओलावृष्टि से नुकसान होता है फसल का, क्योंकि वहाँ पूरी संचित है तो सूखे से नुकसान हो नहीं सकता। नुकसान और फ्लडिंग इतनी होती नहीं वहाँ पर। बेसिकली नुकसान आपका इससे ओलावृष्टि से हो सकता है, हेल स्टॉर्म से हो सकता है। तो हम एक
स्कीम में हमने राज्यों को एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है। पहले रिजिड एक स्कीम चलती थी, आपको ये स्कीम लेनी है, इसी चलाना है, इसमें कोई बदलाव आप नहीं कर सकते। अब राज्यों को हमने थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप कुछ उसमें से प्रावधान जोड़ के घटा सकते हैं, पहली बात, या केवल एक पैरल, सिंगल पैरल, एक आपका जो आपका रिस्क है उस पर आप इंश्योरेंस दे सकते हैं। जो स्थानीय आपदा हैं, जो फार्मर लेना चाहें, राज्य सरकार को लगता है कि इससे नुकसान में किसानों का नुकसान हो सकता है, उसकी प्रीमियम दरी बहुत कम होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, तो ऐसा हमने एक फ्लेक्सिबिलिटी राज्यों को दी है इस बार। जी। साथ ही अगर हम फार्मर्स की बात करें तो वो कहते हैं कि जो स्कीम है उसमें प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट तक के लिए तो हमें ठीक है, आपने इंश्योरेंस दिया हुआ है, लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्राइस, उसको लेकर कोई बीमा नहीं होता है। इसी ये दो डिफरेंट विषय हैं इनफैक्ट, क्योंकि फंडामेंटल इशू इज स्टेबलाइजेशन ऑफ फार्मर्स इनकम बेसिक, उसमें से ये एक बड़ा कंपोनेंट है प्रोडक्शन वाला, और दूसरा है प्राइस वाला। तो प्राइस के लिए बेसिकली इंश्योरेंस से ज़्यादा ज़रूरत है मार्केट रिफॉर्म्स की, और मार्केट रिफॉर्म्स हों, APMC एक्ट सारे स्टेट्स ने अभी डिसमिस किया नहीं है। दूसरे, आपको कोल्ड चेन की आवश्यकता है, स्टोरेज की आवश्यकता है, फार्म लेवल पर आपको कुछ अरेंजमेंट चाहिए। FPOs का कंट्रीब्यूशन बहुत अहम होगा ऐसे उसमें कि फार्मर्स के रिप्रेजेंटेशन से उनको टेक्नोलॉजी भी दें, क्रेडिट के लिए भी फैसिलिटेट करें और मार्केटिंग के लिए फैसिलिटेट करें। तो वहाँ पर फंडामेंटल इश्यूज डिफरेंट नेचर के हैं बेसिकली। जब तक वो नहीं होंगे तो मुझे ये डाउट लगता है कि उसको इंश्योर किया जा सकता है, या इंश्योरेंस कंपनीज खुले दिल से सामने आएंगी वो प्राइस रिस्क कवर करने के लिए, क्योंकि स्पेशली पेरिशेबल गुड्स में तो ये अक्सर होता है कि प्राइसेस शूट एकदम क्रैश कर जाते हैं, और प्राइस क्रैश करने पर इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी भारी रिस्क है और फार्मर के लिए तो है ही। तो उसमें जो फंडामेंटल इशू है वो मार्केट रिफॉर्म्स का है, FPOs का रोल है, कोल्ड चेन का रोल है, वो ज़्यादा अहम है, और फार्मर को मार्केट से लिंक करने का है। FPOs के लिए इस बार बजट में भी काफ़ी प्रावधान जी किया हाँ, गया है, तो वो 6,000 एक करोड़ राइट से ज़्यादा स्टेप है का। उस डायरेक्शन में। तो इंश्योरेंस की अगर बात आती है तो मेरे विचार से ये आएगा जब इस एरिया में हम कुछ सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी अचीव कर लेंगे। जी। हाँ, उससे पहले आना मुश्किल है। तो एक और सवाल है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, अब जब स्वैच्छिक हो गया कि आपको करवाना है बीमा तो करवाइए, नहीं करवाना तो नहीं करवाइए, पहले उनको एक प्लेटर पे मिल रहे थे कि किसी ने अगर लोन लिया है या किसी ने किसान क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है तो उनको प्रीमियम देना पड़ेगा और उनका इंश्योरेंस हो जाएगा। तो अब क्या इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भी चीज़ें बदलेंगी? अब उनको और मेहनत करनी पड़ेगी, उनको कस्टमाइज्ड प्लान्स बनाने पड़ेंगे किसानों के लिए, उसमें किस तरह के बदलाव आप देख रहे हैं? जी, आप बिल्कुल सही फरमाया आपने कि पहले कंपनियों के पास बिजनेस ऑटोमेटिकली आ जाता था बैंकों से। अब कंपनियों को ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करने की ज़रूरत पड़ेगी, गाँव में अपने कॉरेस्पॉन्डेंट लगाने पड़ेंगे, अपने इंटरमीडियरी लगाने पड़ेंगे, किसानों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि योजना की अच्छाइयाँ बतानी पड़ेंगी। एक अवेयरनेस में भी एक बड़ा एक पुश आएगा, ये इससे भी एक हमारा एक मकसद था इसको वॉलंटरी करने का स्कीम को, जिससे कि इंश्योरेंस कंपनी और मेहनत करें और किसानों को जोड़ने के लिए कोशिश करें और इसके बारे में प्रोडक्ट के बारे में बताएं लोगों को। तो एक आखिरी सवाल, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहूँगी, जिस तरह से चिदम्बरम का भी नाम लिया इन्होंने कि किस तरह से कहा जा रहा है कि जो बदलाव किए जा रहे हैं इस योजना में वो कहीं स्कीम को बंद ना कर दें, कहीं उस राह पे ना हो, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो जिस तरह से सेंट्रल का शेयर बढ़ाया गया है। नहीं, देखिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए तो बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप लिया है, 90% तक आप दे रहे हैं, और आप इरीगेटेड एरियाज़ और अनइरीगेटेड एरियाज़ में भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अनइरीगेटेड एरियाज़ को 30% की सब्सिडी दे रहे हैं, इरीगेटेड को 25 की सब्सिडी दे रहे हैं। और जहाँ तक ये प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन की बात है, वो भी एक ऑप्शन किसान के पास भी होना चाहिए, क्योंकि किसान भी अगर उसको लगता है कि इतना सारा रिस्क कवर करने की उसको आवश्यकता नहीं है तो वो भी अपना बर्डन क्यों करेगा। और फिर जब आप ऑप्शन दे ही रहे हैं तो किसान के पास ऑप्शन है ना कि कितना चाहे कितना करे। तो बेसिकली मोर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के बेस पर इंश्योरेंस कंपनीज़ को एक्ट करना पड़ेगा। अब काफ़ी डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है, सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन मिलती है,
तो आइडिया ये है कि आप साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को कोलेट करके अपना डिसीजन फार्मर भी लेगा और इंश्योरेंस कंपनी भी लेगी। तो ये तो दोनों इक्विलिब्रियम आएगा सप्लाई एंड डिमांड में, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों स्टूडियो में आए, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो जिस तरह से हमारे गेस्ट बता रहे हैं कि जो कृषि बीमा में इस योजनाओं में जो भी खामियां थी उनको दूर किया गया है और उम्मीद यही की जाती है कि जल्द ही किसानों के अच्छे दिन आएंगे। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।